तो आइए देखते हैं आज की दूसरी प्रस्तुति आधी रात के बाद। कौन है? कौन हो तुम? मैं चोर हूँ। कोई एतराज है आपको? जानते नहीं, मैं जज हूँ। तो चोरी तो चोरी है। अब वो कमिश्नर के घर में हो, कलेक्टर के घर में हो या जज के घर में। जज के घर में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब चोरी करने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है साहब? चोरी तो चोरी है, वो तो कहीं भी की जा सकती है। तुम्हारे पास छुरा तो नहीं? जी मैं चोर हूँ, हजाम नहीं। मैं छुरा नहीं रखता। छुरा रखना अपने उसूलों के खिलाफ है। चोर होकर तुम छुरा नहीं रखते? जी अभी तो बताया आपको, चोर हूँ, मेरा अपना उसूल है। मैं छुरा वुरा नहीं रखता। एक चोर को चोर ही रहना चाहिए, जैसे एक जज को जज। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 100 डायल कीजिएगा। अगर वो बिजी आए तो 75431 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का नंबर है। आपके औहदे और कर को देखकर लगता है आपको यही नंबर डायल करना चाहिए। कीजिए ना। 1 मिनट सर, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपके घर में एक चोर पकड़ा गया है और उसके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। लेकिन मैंने तो अभी तक आपके घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। 1 मिनट। हाँ, ऐसा करिए, आप कहिए फोन लगा करके कि मेरे घर में एक चोर घुस आया है और उसने मेरी घड़ी चुरा ली है। वैसे कितने की होगी? मुझे नहीं मालूम। कमाल है, आपकी घड़ी है और आपकी नहीं जानते। वैसे समय की कीमत तो आप जानते ही होंगे। वैसे इसकी कीमत जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। 500 की तो होगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। वैसे कहां से मिली है आपको? तुम पूछने वाले कौन होते हो? मुझे इसकी कीमत लगानी है सर, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। जी सर, बता दीजिएगा तो क्या जाएगा। अब अगर मैं इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा तो आप पुलिस वालों को क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, मैं इसकी कीमत नहीं जानता। सुनो, तुम्हारे पास छुरा तो नहीं है? जी देखिए। अब बोलिए तो अपने पूरे कपड़े उतार दूं, नंगा हो जाऊं आपके सामने? बेशरम आदमी है यार। सुनो, ये घड़ी मुझे मेरे शादी के समय ससुराल से मिली थी। तब तो अनमोल है। आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी है? नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता और हिंदी फिल्में तो भूल कर नहीं देखता। आपको देखनी चाहिए। अरे आपके ही समय की है, सुरेंद्र और नूर। क्या कमाल की अदाकारी है। वैसे आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए सर। क्या ठाठ से रहते हैं फिल्मी जज। 5-5 नौकर, 2-2 गाड़ियां, आलीशान मकान। मैं तो उसी ख्वाब में यहाँ आया था, लेकिन आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक बैरिस्टर के घर जितना सामान भी नहीं। आपको जज नहीं, बैरिस्टर होना चाहिए था। वैसे अब इस घड़ी का भी क्या ही करूं। इसे देखकर तो लग रहा है इसकी ज्यादा कीमत भी नहीं होगी, और आप बता भी नहीं पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए। ये इसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 30 रुपए। चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अगर रोड पर करो तो 7 साल 3 साल, और अगर टेंट या किसी बिल्डिंग में करो तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम तो कानून नहीं जानते हो। अब कानून जानता ही कौन है साहब? एक जो कानून बनाते हैं, लेकिन वो भी उसे जल्दी ही भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरा कानून बनाने की जल्दी होती है। दूसरे हम जैसे लोग, यानी मेरे छोटे बड़े भाई बहन, चोर डकैत डाकू यही सब, खूनी कातिल। और तीसरे पुलिस वाले। अगर नहीं जानेंगे तो दफा वफा कैसे लगाएंगे बताइए? मैं आप तो खैर जानते ही हैं। और चौथे वकील, उनका तो पेशा है।
आपका भी तो पेशा है, नौकरी पेशे वाले आदमी हैं आप। अब क्या चुराया जाए आपके यहाँ से? ये कैसी घड़ी सर? तुम 250 रुपए इतना जोर क्यों दे रहे हो? अजी सर, वकील साहब ने पूरा प्लान बनाकर दिया है, इस पर मैं गलती नहीं कर सकता। चोरी अगर 250 रुपए से ऊपर की हो तो समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, डोंट टेल मी दैट। चोरी से पहले वकील की सलाह? अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। आप नहीं मानते तो मैं क्या करूं? उन्होंने पूरा प्लान बनाकर दिया है। मैंने उनसे पूछा कि वकील साहब कोई ऐसा प्लान बताइए कि मैं 15 दिन के भीतर जेल में तुरंत पहुंच जाऊं। तो उन्होंने कहा कि किसी जज के यहाँ चोरी कर लो, एक पेशी में मामला सपाट और तुम 15 दिन के अंदर जेल के भीतर। मतलब जेल का वकील? जेल का वकील नहीं साहब, जेल में वकील। अब जेल में तो सभी होते हैं, आप ही लोग तो भेजते हैं उन्हें, टीचर, वकील, कलेक्टर, पॉलिटिशियन सब। अब वकील आ जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन वकील जेल में कैसे पहुंचा? अब क्या बताऊं साहब, बहुत लंबी कहानी। फिर आपको सोने में देर भी तो हो रही है। बताइए ना क्या चुरा लूं आपके यहाँ से, इसकी कीमत 250 से ऊपर हो। इसे रख लूं? खबरदार, उसे हाथ में लगाया तो रखो से भीतर। मतलब ये बिल्कुल सही चीज है। देखा कैसे गुस्सा आ गया आपको। वैसे ये असली सोने की है? हाँ। कब मिली थी आपको? वकालत में? नहीं, ये मेरे लड़के को मिला था, इंडिया में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी? कम से कम 1800 की होगी। वैसे आपका बेटा कहाँ है आजकल? जरूर अमेरिका चला गया होगा। सारे समझदार लोग नहीं चले जाते। नहीं। तो फिर जरूर दुबई गया होगा। नहीं। हाँ समझ गया, दूसरे शहर में रहता है। नहीं। तो फिर? अब वो बहुत दूर चला गया है। आई एम सॉरी सर, मैं इतना भी नीच नहीं हूं कि आपसे आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा। लगता है घर से ही काम चलाना पड़ेगा। वकीलों की भी सलाह गलत हो जाती है कभी कभार। वैसे हमारे वकील साहब जेल में बहुत ही काम के आदमी है साहब। अगर बाहर होते तो अभी तक ना जाने कितना कमा लिया होता। मतलब अब उनके बारे में क्या बताऊं साहब, आप वकील साहब के बारे में पूछ रहे थे ना। तो हुआ कुछ यूं कि जवानी तो अंधी होती है साहब। अब अपने मैंने पूछा ही नहीं, वकील साहब जेल में गया कैसे? तो पूछ लीजिए। हाँ तो बता दो। तो बता तो रहा हूं। चलो। तो हुआ ये कि अब अपने वकील साहब जवानी की धौस में गलती कर बैठे, अपने पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ। ओह, बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए। अब कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं। अब पुलिस वाले जिसको पकड़ना चाहे उसे तो पकड़ ही लेते हैं। खैर मैं इस घड़ी से काम चला लूंगा। आप फोन करिए 100 या फिर 273451। नो रिस्पॉन्स। अरे सर, ये पुलिस वाले भी ना समय पर फोन ही नहीं उठाते। अब खामखा आपको भी सोने में देर हो रही है और मैं भी किसी लफड़े में फंस गया हूं। खैर अब क्या किया जाए? आप चाय पीते हैं? नहीं। चाय पीऊंगा तो नींद नहीं आएगी। अब नींद भी कहाँ आने वाली है साहब। अब मैं तो कहता हूँ कि चाय पी ही लीजिए। क्या मैं बना लूं? जाओ बना लो। मैं अभी बनाता हूँ। मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी है साहब, आप पिएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे आप चाय में चीनी लेते हैं कि नहीं? लेता हूँ। कितनी? ज्यादा ही कम। वैसे मैंने तो सुना था कि बड़े घर के लोग चाय नहीं पीते, वो तो वो पीते हैं ना, वो कॉफी। अब
अपनी बकवास बंद करो और चाय बनाओ। वैसे साहब यहाँ नींबू कहाँ रखा हुआ है? वहीं पे होगा। और चाय पत्ती? अरे वहीं पे रखा होगा। चीनी का डब्बा तो दिख ही नहीं रहा है। वैसे आपके यहाँ पानी सप्लाई का आता है कि म्युनिसिपल का? अरे दिमाग खराब मत करो और चाय बनाओ। दूध वाली या बिना दूध वाली? ऐसा करता हूँ मैं दूध वाली बना देता हूँ। बनाओ। मुझे तो दूध वाली पीने की आदत हो गई है। वो क्या है कि जेल में अपने एक वकील साहब के साथ डॉक्टर साहब भी हैं। उन्होंने कहा कि दूध वाली चाय पीने से गैस की बीमारी हो जाती है, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। बिना दूध के चाय का मजा ही नहीं आता। अब ऐसी खाली चाय पी के कोई क्या ही करेगा। तो हाँ, वैसे साहब यहाँ बिस्कुट रखा है, खा लूं क्या? खा लो। फ्रिज में थोड़ा पनीर भी पड़ा है, रखे रखे खराब हो जाएगा। तब क्या कच्चा पनीर खाओगे? नहीं, मैं सोच रहा था कि उसकी भुर्जी बना लेता हूँ। आप खाते हैं? बनाओ। उसमें लेकिन टाइम लग जाएगा और तब तक सुबह हो जाएगी। खैर, आपको पुलिस वालों को भी तो फोन करना है। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा आप वैसे साहब आपकी सेवइयां यहाँ कब से रखी हुई है? उसे हाथ मत लगाना। खराब हो गई है, अब तो फेंक दो आप। रहने दो उसे। मुझे क्या है। हाँ, ये लीजिए साहब, पी के बताइए कैसी बनी है। चाय तो अच्छी बनी। अरे वो 3 साल का तजुर्बा है। जेल में करने को कुछ होता नहीं था, तो कभी बावर्ची खाने में तो कभी कारपेंटरी में लग जाते थे। वकील साहब? हाँ, अपने वो वकील साहब अगर जेल में ना होते तो इतना कमा लिया होता अभी तक। बेचारे फंस गए और जिंदगी बर्बाद। लेकिन जल्दी ही निकल जाएंगे। अरे पिछले महीने तक मैं भी तो वहां जेल में वकील साहब के साथ। हाँ, अब क्या बताऊं साहब, एक बार को ऐसा हुआ कि मैं और छक्कन मियां दोनों गए चोरी करने के लिए। अब चोरी करने के लिए घर में घुस तो गए, लेकिन अब घर में कोई सामान ही नहीं, वही पुराने एल्युमिनियम के बर्तन, टूटा फूटा फर्नीचर। लेकिन हम लोग सुन रहे थे एक आवाज जो आ रही थी अंदर के कमरे से। हम लोग समझ गए अंदर जरूर कोई है। लेकिन दरवाजा तो बंद होगा, तुमने अंदर घुसा कैसे? हम लोग छत की बालकनी से घुसे थे और दरवाजा तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे छक्कन मियां की इसी में तो महारत है। अब छुप कर तुम बातें सुन रहे थे? हाँ, बातें सुन रहे थे। अब बताइए अंदर कौन कौन था? मुझे कैसे मालूम? जज है, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। अब बंद कमरा, दरवाजा बंद, अंदर 2 लोग। कौन कौन थे? अरे पति पत्नी होंगे? नहीं, यही तो मार खा गए साहब। पति पत्नी ही तो नहीं थे। पति, अब कैसे बताऊं आपको, आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा और मुझे समझ में नहीं आता। नहीं बताओ। आपके सामने ऐसी बातें करने में शर्म आती है मुझे। मैंने कहा ना बताओ। अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। ऐसा है कि आदमी कह रहा था कि वह मेरी सुंदरी, ईश्वर भी जिसे मिलाना चाहता है उसे मिला ही देता है। अब देखो, ना तुम्हारे घर वालों की नाइट शिफ्ट लगती और ना हमारा मिलन हो पाता। तो इतने में औरत क्या कहती है पता है? क्या कहती है? स्टोरी में मजा आने लगा ना आपको भी। बकवास बंद करो और स्टोरी सुनाओ। कहती है, मेरे राजा, मेरे मालव, मेरे सोना, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। वो तो कहने लगी, मेरा पति साला केवल शिखी बगाता है। कहता है कि औरतें तो मुझ पे मरती हैं, जान छिड़कती हैं, जहां जाता हूं औरतें पीछे लग जाती हैं। ना मर्द कहीं का। अब बात से इतना तो पता चल गया कि अंदर जरूर अलमारी होगी, क्योंकि उस आदमी ने उस औरत को गहनों से लाद रखा था। हमने दरवाजे के किवाड़ से झांका और देखा कि औरत पूरी गहनों से लदी पड़ी है। नई नई साड़ी आसपास बिखरी पड़ी है। हम लोग समझ गए कि अब अंदर जाना ही होगा। फिर पूछिए हमने क्या किया होगा? फिर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया
कि ये औरत पास के किसी मकान से आई है तो जरूर अपने घर वापस भी जाएगी, तो थोड़ी देर में किवाड़ खुलेगा जरूर, और जैसे ही औरत जाने को होगी वो आदमी उसे छोड़ने के लिए बाहर भी निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो सामान सरियाएगा थोड़ी, वैसे ही छीट कर अलमारी खुली छोड़कर निकलेगा, और जैसे ही वो निकलेगा हम अंदर घुसेंगे और सारा सामान साफ कर देंगे। फिर क्या? आप कुछ ज्यादा ही रोमांच नहीं ले रहे हमारी कहानी। अब कहानी में कहानी आगे बढ़ाओ। हाँ, तो कहानी होती है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो कहानी में आगे हुआ यूं कि हाँ, जैसे ही वो लोग बाहर निकले हम दोनों घुस गए अंदर, और अंदर से सारा सामान समेट कर निकल लिए। उसके बाद उसके बाद क्या? पकड़े गए। उसके बाद क्या? ये नहीं पूछ रही कि कैसे पकड़े गए। हाँ हाँ बताओ, कैसे पकड़े गए? अब कैसे पकड़े गए ये तो बड़ी बात है। हुआ यूं साहब कि उस आदमी ने हल्ला मचा दिया। अब पुलिस वाले जिसको पकड़ना चाहते हैं वो तो पकड़ ही लेते हैं। तो पुलिस वाले पहुंच गए मेरे पास। कुछ 15,000 का माल रहा होगा, बेचते वक्त पकड़ा गया। फिर जेल में उस औरत का शौहर भी आया था साहब। वो हरामजादा? हरामजादा गाली निकलती है तो कितना मजा आता है ना साहब। हाँ साला वही आया था। हाँ, पर इसका गवाही से क्या संबंध? अब गवाही कैसे बताऊं आपको, आपकी उम्र को देखकर अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना। नहीं, बताओ तुम। आप कुछ ज्यादा ही तजुर्बा रखते हैं चीजों का। अब खैर आप तो रेप के भी जज हैं, तो आपने तो इस तरह की बातें सुनी ही होंगी। मैं रेप का जज नहीं हूँ। रेप का कारण मतलब सुनवाई की है मैंने। हाँ वही बात है, हमारे लिए तो सब दालचीनी एक बराबर है साहब। तो हुआ यूं कि मैं जेल में था, इतने में वो उस औरत का आदमी मेरे पास आया और गिड़गिड़ाने लगा कि साहब देखिए ना, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर ये मेरी बात नामर्दगी वाली बात बाहर फैल गई तो लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या बोलेंगे मेरे बारे में। वो मेरे पैर पड़ने लगा, मिन्नतें करने लगा। मैंने सोचा कि अब क्या ही फायदा इस आदमी के बारे में बाहर बता करके। अब एक औरत को अपने पति से सुख नहीं मिल रहा तो वो बाहर ले लेती है, अब इसमें बुराई ही क्या है। तो मैंने भी सोचा कि आखिर सजा तो मुझे उतनी ही होनी है, क्योंकि पकड़ा तो मैं गया हूँ। अगर मैं बता दूंगा तो खामखा उसकी बदनामी हो जाएगी, और इस बेचारी औरत पे जो नाफरमानी का केस चलेगा सो अलग, क्यों किसी का घर बर्बाद करना। तो मैंने जज साहब के सामने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं चोरी के इरादे से घुसा था, चोरी करके निकल गया। तुमको सच बताना चाहिए था, तुमने हलक उठाया। आपकी हलक भी बहुत टेढ़ी चीज है, आप ही उठाइए अपनी हलक, हमसे तो ना होता है। अगर हलक उठा भी लेते तो क्या होता है, उधर मियाँ परेशान, उधर बीवी परेशान, उधर यार परेशान, इधर आप परेशान, उधर हम परेशान। अब देखिए, जब मैंने ये बात नहीं बताई, मियाँ भी खुश, बीवी भी खुश, यार भी खुश, और हर तरफ खुशियां ही खुशियां। कितनी अच्छी बात है। अब आप फोन लगाइए ना साहब, आधी रात हो गई है। लगाता हूँ फोन, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। नो रिस्पॉन्ड। आप फोन लगा भी रहे हैं? विश्वास नहीं तुझे? नहीं, मुझे लगा आपको दिलचस्प कहानियां सुनने की आदत हो गई है। अरे दोनों नंबर इंगेज आ रहा है। मैं लगा के देखूं क्या? मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, वैसी बात नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में जादू होता है इसलिए। दूर हटो। एक कप और चाय बना दो। चोर को चाकर बना लिया साहब आपने तो। एक कप दे लेते हैं, दो पिला देते हैं। वैसे साहब, जब एक और चाय बना ही रहा हूँ तो चाय के साथ एक किस्सा भी सुनाओ क्या? बढ़ते जाओ। वो क्या है ना साहब, मैं एक बार चोरी करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक जगह गया। पहली बार प्लानिंग के साथ चोरी कर रहा था साहब। चोरी करने के लिए भी बहुत प्लानिंग लगती है। मतलब ये मत कह देना कि जेल में कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था। नहीं नहीं, सही लोग सही जगह पे होते कहाँ है साहब। वो ऐसा हुआ कि एक बार मैंने पूरा प्लान बनाया, इस बार किसी तगड़े फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ चोरी की जाए। अब फिल्म वालों के पास तो पैसों की कमी होती नहीं है, एक के बाद एक फिल्म, एक के बाद एक फिल्म बनाते जाते हैं। अब हुआ यूं साहब
हुआ ये साहब कि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूसर उसके घर का पूरा नक्शा निकाला। उसके घर में कौन आता है, कौन जाता है, कब आता है, कब जाता है, सब पता कर लिया। उसके नौकर को भी फंसा लिया। पहले उससे दोस्ती की, फिर उसको 5 स्टार में लेकर गया और वहां उसको मस्त चाय पिलाई, गर्मा गर्म पकौड़े खिलाए, अपनी हैसियत के बाहर। उसके बाद वो भी पूरा खुश। हमने मिलकर प्लान बनाया कि तेरे मालिक के यहाँ खूब सारा पैसा है। उसने भी कहा कि अगर ये पूरा पैसा मिल जाए तो मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। मैंने बोला वाह अच्छी बात है। फिर उसने बताया कि वो आया तो यहाँ हीरो बनने था, पर बेचारा नौकर बन के रह गया। तो आप जैसे लोग हर जगह मिल ही जाते हैं। खैर, तो हम लोगों ने पूरे घर का नक्शा बनाया। उसने बताया कि 27 तारीख की रात को मालिक घर के बाहर जाएगा, घर में कोई नहीं होगा, बीवी और बच्चे भी बाहर गए हैं अपने नानी घर। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो मिलेगा। हम क्या करते हैं कि जब वो पार्टी में गया होगा तो हम लोग उसके घर में घुस जाएंगे। नौकर दरवाजा खुला रखेगा ही पहले से। मैं उसके घर में जाऊंगा, चोरी करूंगा और चोरी करके बाहर आ जाऊंगा। तुमने चोरी की? अब चोर हूं, चोरी कैसे नहीं करता। मैं रात को 1-2 बजे उसके घर पहुंच गया। मालिक गया था बाहर पार्टी में। मैं अंदर गया। किचन के नीचे जो कैबिनेट था उसमें पता है कितने पैसे थे? कितने? आपका ईमान डोल जाएगा। 50 लाख रुपए। 50 लाख। फिर मैंने सोचा इतनी बड़ी रकम, ये अमीर लोग इतने पैसों का करते क्या है बताइए। हमारे यहाँ पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास रहने के लिए पड़े 50 लाख पूरी जिंदगी खर्च करता तो नहीं होते। हाँ, जब नौकर को जगह मालूम थी तो फिर उसने चोरी क्यों नहीं की? अब चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए साहब, हिम्मत सबके अंदर थोड़ी होती है। तो फिर तुमने क्या किया? ये आपने सही सवाल पूछा है। मैंने सोचा कि चोरी तो होती रहेगी, ये तो रोज का काम है। जरा उसका घर का मुआयना करता हूँ। थोड़ा उसके घर में घूमा, उसके किचन में गया। जब किचन में गया तो फ्रिज पे नजर पड़ी। फ्रिज खोला तो अंदर क्या खाने के सामान रखे थे साहब। इतना मैंने जन्म में नहीं खाया जितना वो फ्रिज में रख बैठा है। फ्रिज से मैंने चीज निकाला, पनीर निकाला, कुछ 2-4 विदेशी आइटम पड़े थे। दारू की भी बोतल थी साहब, एक से बढ़कर एक ब्रांड। तुमने दारू नहीं पी? अब मैं दारू नहीं पीता साहब। राम 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 राम। हाँ, तो हुआ यूं कि अब वो आने वाला था सुबह, लेकिन पहुंच गया 4 बजे रात को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? अब वो नशे में टुल अपनी किसी नई फिल्म का गीत गुनगुना रहा था। मैंने जल्दी जल्दी पैसे अटैची में डाले और बाहर निकला, पर उसने मुझे पकड़ लिया। और क्या कहा उसने? उसने गुस्सा होगा, कौन हो तुम? हाँ बिल्कुल इसी आवाज में आप ही की तरह उसने पूछा, कौन हो तुम? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा छोड़ हूं। उसके बाद वो हक्का बक्का हो गया, खिसकती पिट्टी गुल। वो चोर चोर चिल्लाने को ही था कि मैंने उसका मुंह पकड़ लिया और उससे कहा, देख अगर तूने चोर चोर चिल्लाया तो मैं इस पैसे के साथ पकड़ा जाऊंगा और मैं पेपर में भी कह दूंगा, पुलिस वालों को भी कह दूंगा कि मैंने तेरे यहाँ से 50 लाख रुपए चुराए हैं। और उन लोगों को भी बोला क्या, इनकम टैक्स वालों को? इनकम टैक्स वालों को तो बोलूंगा ही, पर धमकियां धीरे धीरे दी जाती है। पहले मैंने उसे पुलिस की धमकी दी, 50 लाख बोला तो वो डर गया, लेकिन मेरे अटैची में 20 लाख के आसपास हो गए। मैंने कहा अगर पुलिस वालों ने पकड़ा तो तेरा पूरा पैसा चला जाएगा काले धन के रूप में। इसमें से 12% तो जीएसटी कट जाएगा, तेरा 12 लाख गायब। अब उसके बाद रुको रुको, 12% क्या 18% कटता है? आप जैसे मालिक आपको पता होगा कितना कटता है, हम तो भरते नहीं है। देखने तो पढ़े लिखे लगते हो, पढ़ो क्या? देखिए मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर जानकारी सब है। चलो आगे पढ़ और आगे बताओ। हाँ, आगे हुआ ये कि वो डर गया। तो मैं समझ गया कि एक चोर नहीं 2 चोर बात कर रहे हैं। अब मेरा अकड़ना स्वाभाविक था। मैंने कहा कि देख अगर तूने हल्ला किया तो तेरा पैसा भी जाएगा और मैं भी पकड़ा जाएगा। ऐसा करते हैं, सौदा कर लेते हैं। तो उसने कहा हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मतलब वही समझौता। इतनी अंग्रेजी समझता हूं मैं। मुझे लगा आप ज्यादा पढ़े लिखे। हाँ, तो उसने कहा कि 5,000 रख लो। और तुम मान गए? हाँ, 5,000 चुराने गया था मैं वहां।
मैं 5,000 रुपए कैसे मांगता था? मैंने कहा कम से कम 5% पैसा लूंगा। अगर नहीं देते हो तो मैं चला। मैं इस सूटकेस के साथ पकड़ा जाना चाहता हूं। मैंने इसके घर में चोरी की है। मुझे 50 लाख रुपए मिले हैं। आओ पकड़ लो मुझे, पकड़ लो। उधर पुलिस वाले आते, इधर थाने वाले आते और इधर इनकम टैक्स वाले। उसका तो सारा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता। फिर क्या? माना कैसे नहीं? उसका बाप भी मानता। आगे मेरे पाँव पड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भाई ले तू 5% ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। क्या? अरे इतनी जल्दी थोड़ी तो हुआ ये कि उसने 5% दे दिया। फिर मैं आराम से उसके घर के बाहर गया, खिड़की दरवाजे बंद किए और फोन की लाइन काटी और फुर्र से गायब। उसके बाद क्या? नौकर को वादा किया था कि 50-50 दूंगा, तो 50,000 उसको दे दिए और 50,000 अपनी जेब में। इतना पैसा देखने के बावजूद तुम्हारे मन में बेईमानी नहीं हुई? बेईमानी का क्या है साहब? 50,000 ही बहुत होते हैं और मैं उसूल और कानून वाला आदमी हूँ। ऐसे ही पैसे देख के नियत ही डोलती है हमारी। आप भी बैठिए ना, खड़े क्यों? आप फोन क्यों नहीं लगाते? वो बताओ। फोन में लगाता हूँ, वो बताओ। छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी क्या बोल रहा है? आप छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी क्या बताएं साहब? वैसे साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ऐसे ही आपको देखकर लगा कि आपसे पूछ सकता हूँ। ये पाप और गुनाह में क्या अंतर है? पाप और गुनाह? हाँ गुनाह वो होता है जो कानून में लिखा होता है, हाँ, और पाप जो धर्म कर्म की बात है। मतलब मैं गुनहगार हूँ लेकिन पापी नहीं। मैं नहीं कह सकता। आप ही बताओ साहब, इतने बड़े बड़े लोग, वो आपका दवाइयों वाला केस जिसका आप कल फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो मैं पिछले 3 पेशी से आ रहा हूँ सर उस केस में। लेकिन तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने। अब आप लोग कानून के आगे देख कहाँ पाते हैं? बताइए ना साहब, वो दवाई कंपनी जिसने दवाई के नाम पे बेसन मिलाकर बेच दिया, उससे कितने लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, वो लोग मारे गए, करीब 2500 लोग मारे गए। आखिर उसे कितनी सजा होगी? देखो, मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। ये काम पुलिस का है, पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन गिरफ्तार तो पुलिस करती है पर सजा तो आप देते हैं। अगर उसे सजा होगी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा होगी? ज्यादा ज्यादा 6 साल और कम से कम 6 महीने। 6 साल या 6 महीने? मतलब ले दे के हमारी जितनी है। कमाल है, हम चोरी करके फंस जाते हैं और ये लोग कत्ल करके भी बच जाते हैं। कमाल है साहब। वैसे आपको नहीं लगता कि ये पाप है? मैं पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, खैर आप लोग बड़े लोग हैं साहब, क्यों इन चक्करों में पढ़ना चाहेंगे? वैसे मैं किचन में चला जाता हूँ। जब पुलिस वाले आएंगे तो आप कह दीजिएगा कि चोर मेरे घर में घुसाया था और उसके पास एक छुरा भी था और उसने 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 कहा कि अगर मेरे पास आओगे तो मैं फ्लावर वास से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और उसकी बहुत खूंखार आंखें थी और जैसे ही वो मेरे घर की तलाशी लेने लगा और किचन की तरफ बढ़ा तो मैंने उसे किचन में धक्का मारकर के गेट बंद कर दिया। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। अब साहब कहानी तो बनानी पड़ती है। अब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अब मैं आपके यहाँ चोरी के मकसद से घुसा तो जरूर था पर चोरी की नहीं। अब चोरी की नहीं तो पकड़ा किस तरह से जाऊं? तो ये कहानी जब आप सुनाएंगे तो पुलिस वाले आपका यकीन कर लेंगे और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हंसते हंसते। तुम चोरी करने के इरादे से नहीं, तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के चक्कर में घुसे थे। हाँ तो वही बात है ना साहब। अब देखिए, मैं गैर कानूनी रूप से आपके घर में घुसा तो हूँ। ये बात तो है, ये तो है, पर ये तो लगेगा कि किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे। अब देखिए साहब, मुझे जल्द से जल्द जेल में जाना है और जेल की रोटी खानी है। अरे यार, तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब अपने घर जाने की जल्दी किसको नहीं होती साहब? बताइए, बाहर निकलो तो 100 मुसीबतें। रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, चोर को आखिर नौकरी देगा कौन?
वहां कुछ चिंता नहीं, सर पे छप्पर है, पुलिस वाले पूरी खातिरदारी करते हैं, 3 टाइम का बराबर खाना मिलता है, सोने को घर मिलता है, यार दोस्त मिलते हैं, लोग बैठ के बतियाते हैं। बाहर निकलो तो लोग चोर की नजर से देखते हैं, लेकिन जब अंदर बैठो तो लोग चोर की नजर से नहीं देखते। लोग देखते हैं ये हमसे ज्यादा शरीफ है, इसने न कत्ल किया न बलात्कार, तो हमारी इज्जत भी होती है। इसीलिए कहता हूँ साहब कि मुझे जल्द से जल्द आप जेल भेज दो बस। तुम चोरी जैसी बात को इतनी नो सीरियसली कैसे लेते हो यार? अब साहब, अब सीरियसली लेके भी क्या ही होने वाला है, अगर सीरियस ले भी लूं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं एकदम मस्ती और मजाक नहीं है। बैठ ही जाता हूँ क्योंकि आधी रात तो आपने ऐसे ही बता दी है। भूला नहीं है सर, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कोई ना सुनो, मेरी बात सुनो, जो मैं पूछता था वो बताते जाना। मतलब जज और वकील वाली सुनवाई नहीं तो कहा ना, मैं जो पूछूंगा वो बताते जाना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आपकी आंटी आपकी बीवी क्या है? मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, अब मैं चोर हूँ ना, समझ में नहीं आता आपकी बीवी को क्या बोलूं। हाँ, तो आपकी घरवाली कहाँ है? 5 साल पहले वो चली गई, बेटे का गम सह न सकी। ओह, तब तो आप घर में अकेले रहते होंगे, खाली घर आपको खाने को नहीं लौटता है? नहीं, हाँ, एक नौकर है अच्छा, जिसका नाम सुमन है। सुबह शाम तक रहता है, रात में चला जाता है। लेकिन वो बीवी की कमी तो पूरी नहीं कर पाता होगा। नहीं, क्या मजाक कर रहे हो? मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको वैसे वाले शौक है? नहीं, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। चोर हो, चोर की तरह रहो। हाँ, मेरा भी कोशिश मत करो। ठीक है, ठीक है। वैसे आप चोरी करने से पहले आप कोर्ट की सुनवाई से पहले क्या करते थे? कोर्ट की सुनवाई से पहले हाँ, क्या करते थे? मतलब चाय बेचते थे, दूध की दुकान चलाते थे, कुछ तो करते होंगे। जैसे मैं चोरी करने सुनो से सुनो सुनो, सवाल मैं पूछने वाला हूँ, तुम कैसे पूछने लगे? हाँ, तुम बैठो यहाँ, बैठो। हम्म, अब बताओ, तुम चोर कैसे बने? हाँ, अब आपने सही सवाल पूछा है, पर ये बहुत ही बोरिंग कहानी है साहब। अब मुझे बार बार फ्लैशबैक में जाना अच्छा नहीं लगता। आपको 2-3 कहानियां मैं पहले ही सुना चुका हूँ। अरे मैंने कहा ना, बताओ। अब अपनी बहुत ही दुख भरी दास्तान है साहब। मैं एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो आप हाँ, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। अब खाने को 56 भोग मिलते थे। मैं पहली चोरी के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, पहली चोरी के बारे में। पहली चोरी जब मैंने की थी तो मैं कुछ 3 साल का था। 3 साल में चोरी? हाँ, क्या स्कूल में रबड़ पेंसिल चुराते थे? वो तो मैं अभी भी चुराता हूँ साहब, बहुत काम की चीज है। बहुत बेशरम चोर हो यार। तो चोरी में शर्म करके क्या करूंगा साहब? लड़की थोड़ी पटा रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। चलो उससे पहले उससे पहले तो मैं बहुत छोटा था साहब। उससे पहले तो मैं 2 साल का था। उसके बाद मैं 3 साल का था। उसके बाद 4 साल का। उसके बाद 5। मैंने सुना था तुम टिकट भी ब्लैक में बेचते थे। आपको मुझसे ज्यादा मेरे बारे में कैसे पता है? ऐसा लगा तुम्हारा हुलिया से। अब टिकट ब्लैक क्या लगा तुमसे यार? ये तो हर हिंदी फिल्म की कहानी है साहब। टिकट ब्लैक से कहानी शुरू होती है, फिर हमारा एक बार अंदर पे खत्म हो जाती है। तो चलो बताओ, कहाँ पे टिकट तुम ब्लैक करते थे? अब मैं टिकट ब्लैक करता था सर सिनेमा हॉल के बाहर। अच्छा। वहां पे अपने एक चुन्नू मियाँ थे। चुन्नू मियाँ एक पूरा का पूरा गिरोह चलाते थे। अच्छा। चाय ठंडी हो गई साहब, एक और बनाऊं? जाओ बनाओ। इतना चाय मत पियो साहब, एक दिन की नींद नहीं, इसे पूरे क्या? जन्म की नींद उड़ जाएगी। ज्यादा कम करना मत करना, कल सुबह आएगा सुमन। अच्छा साहब, आप एक बार फोन तो ट्राई कीजिए। हेलो, कौन? किरण वाला? अरे मैंने कहा ना, कोई किरण वाला का नंबर नहीं है। डोंट डिस्टर्ब मी, फोन रखो। फोन लगा क्या साहब? रॉन्ग नंबर। चाय बन गई? बन रही है, खोल रही है। थोड़ा सा देखते रहना। आपने तो चोर को चाय वाला बना
साहब याद रखिए, चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, आपकी नौकरी खा जाऊंगा। ज्यादा देंगे मत मारो और जल्दी चाय लेके आओ। चाय बनी? हाँ, ये लीजिए साहब। वैसे आपने साहब एक बार भी ये नहीं पूछा कि उन 50,000 रुपयों को मैंने क्या किया होगा जो मुझे हाँ, याद दिलाया तुमने। हाँ तो बताओ तो पैसों को तुमने किया क्या? अब साहब इतने पैसे थे, पहले तो मैंने खूब खाया, खूब पिया, अपने लिए एक अंग्रेजी सूट सिलवाया। ये अंग्रेज सूट नाम की चीज भी बहुत अच्छी छोड़ गए हैं, जैसे ही पहन लो लोग इज्जत देने लगते हैं। अरे ये तो बताओ पैसों को किया क्या तुमने? उसके बाद मैं गया 5 स्टार होटल में, वहां 10 रुपए वेटर को टिप दी और 100 रुपए की कॉफी पी। क्या कॉफी थी साहब, मजा आ गया। और उन पैसों को किया क्या तुमने? अब बहुत बोरिंग कहानी है साहब, छोड़िए ना, आप आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ ना अपने बचपन की कहानी आपको। अरे नहीं नहीं, मुझे वही जाना, उन पैसों का तुमने किया क्या? अब साहब अब ऐसी कहानी में क्या ही फायदा, जिस कहानी में ना रोमांस हो, ना थ्रिल हो, ना चोरी डकैती हो, ना डायरेक्टर हो, ना एक्टर हो, तो क्या ही फायदा है इस कहानी का। मैंने सुना था शायद तुम पैसों को लेकर भोपाल चले गए थे। हाँ साहब, भोपाल चला गया था। अब जेल में इतने साल जो कारपेंटरी सीखी उसको कहीं तो इस्तेमाल करना था। मैंने सोचा कि इन पैसों से क्यों ना एक बिजनेस डाला जाए और शरीफों वाली एक अच्छी जिंदगी बिताई जाए, शादी ब्याह करके सेट हो जाया जाए और उसके बाद अपनी लंका लगा दी जाए। फिर क्या? फिर तुमने बिजनेस डाला? डाला ना। हमारे एक और मियाँ भाईजान हैं, उनके साथ बंबई में मैं साथ में ही काम करता था। चोरी डकैती माफिया गुंडागर्दी सब उन्हीं से तो सीखी। उनके साथ हम आ गए भोपाल। भोपाल में हमने अपना फर्नीचर का दुकान डाला और उसका नाम रखा आसियाना फर्नीचर्स। आसियाना फर्नीचर। हाँ, वेरी गुड। अब वो भी कमाल के आदमी थे साहब, जहां जाते थे लोग मुल्ला बना लेते थे, मुल्ला फंसा लेते थे, एक से बढ़कर एक कस्टमर लेकर आते थे। अब मैं कारपेंटरी करने भी सूट में जाता था साहब। अब सूट में जाता था तो लोग ऐसे ही बड़ा आदमी समझते थे। स्टाफ नहीं रखते थे? अरे स्टाफ कहाँ से रखते साहब, 50,000 में दुकान आ गई, वही बड़ी बात है। हाँ तो आगे बताता हूँ साहब। उन्होंने एक समाजवादी आदमी से, संगठन के आदमी से अपना काम निकलवाने के लिए एक संस्था के लिए तख्तपोशों का ऑर्डर आया। अब तख्तपोश बने या नहीं बने, लेकिन कुल मिला के हमें 3 लाख का फायदा हुआ। वाह। इसके बाद? उसके बाद हुआ ये कि इसी बीच में वहां के एक बड़े कारोबारी की बेटी से मेरा शुरू हो गया। मतलब इलू इलू? हाँ, इलू इलू। तो उसके बाद लव सेक्स और धोखा है साहब, और कुछ नहीं। मतलब वही हुआ ये कि अब अच्छे दिन चोरों को पचते कहाँ है साहब। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि शादी की कि नहीं इससे? कहाँ शादी की, उसका नाम नहीं बताया? नहीं साहब, आकांक्षा नाम था उसका। कहानी शुरू ऐसे हुई। नहीं, मैं प्रजापति में टाइटल तो हमको भी नहीं पता सर। हुआ ये कि कहानी चल अच्छी नहीं, पर कुछ लोगों की नजर लग गई। यार कुछ नए यारों का कारोबार। उसके बाद क्या हुआ? अपना पत्ता कट गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ साहब कि अब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पूरे शहर में चोरी हो रही है। अच्छा, और चोर कोई बंबई से आए हैं। मुंबई की टीम? हाँ, बंबई की टीम आई तो नुक्कड़ करने के मकसद से थी, लेकिन चोरी शुरू कर दी। क्या बोले साहब, आए तो कलाकार बन के थे, लेकिन करने लगे चोरी। अब चोर अपनी जात थोड़ी छोड़ते हैं साहब। कुछ लोग हैं यहाँ पे भी जो इसी पेशे में जुड़े हुए थे कभी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ साहब कि जब छानबीन की पुलिस वालों ने,
तो पता तुम चला पकड़े गए। नहीं, मैं नहीं पकड़ा गया। मैं पकड़ा जाता अगर मैंने चोरी की होती। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, लेकिन चोर अपने ही भाई बहन थे। अब क्या करूं साहब, मैंने उनको साफ कह दिया कि ना बाबा मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। अब अच्छी खासी गृहस्थी है मेरी, मैं शादी करने जा रहा हूँ। तुम्हारे इस चोरी चकारी के चक्कर में कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो? तुमने शादी की? अरे शादी तो नहीं हुई, उन लोगों ने धमकी दे दी, कहा अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो अभी पुलिस के पास जाएंगे और तुम्हारा नाम बता देंगे और लोगों में के बीच हल्ला कर देंगे। तुमने क्या किया? अब मैं क्या करता साहब, इधर कुआं उधर खाई, बीच में फंस गए मजनू भाई। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो आखिरी चोरी ही समझ के चोरी ही कर लेते हैं। एक खास किस्म का सेफ था जिसको तोड़ना था। अब सेफ खोलना अपने तो बाएं हाथ का खेल है साहब। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी आखिरी बार ही समझ करके तोड़ देता हूँ सेफ का ताला। मैंने सेफ का ताला तोड़ दिया। अब पुलिस वालों को ये जानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो सेफ मैं नहीं तोड़ा है। आखिर ऐसे सेफ को तोड़ने की कहां किसी में काबिलियत है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं पकड़ा गया, पूरे शहर में हल्ला हो गया, मेरी दुकान बंद हो गई और मुझे जेल हो गई। तुम सेफ खोलना जानते हो? हाँ? जरा दिखाओ तो। लेकिन मेरे घर में तो सेफ नहीं, वो अलमीरा है, खोल के दिखाओ जरा। अलमीरा भी कहाँ दिख रहा है आपको? वो अच्छा वो मुझे लगा दीवार है। दिखाओ खोल के। अरे छोड़िए, खोल भी दूंगा तो कहीं टूट ना जाए। आपकी हड्डियों से कुछ ज्यादा पुरानी लग रही है। शादी में मिला था मुझे। हाँ लग रही है, शादी का ही ऐसा मटेरियल। यार नोट से। हाँ उसके बाद क्या सर हुआ? आपको तो शादी का तजुर्बा है। हाँ, है ना। क्या बताएं? 27 साल पहले मैंने शादी किया था। 27 साल खैर मेरी शादी की छोड़, तुम्हारी शादी हुई की फिर क्या हुआ जेल में? तुम जेल फिर में कहा अब उसकी भी शादी कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी, नहीं होगी तो वो यारों में ही मसरूफ रहेगी, उसका क्या ही है। खैर तो हुआ ये साहब कि अब फिर मैं जेल में बंद हो गया, वापस से वही। उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं वकील साहब, और ये कहानी कि 15 दिन में वापस जेल जाना। अरे जेल जाने से याद आया, फोन क्यों नहीं लगाते? चिल्लाओ मत। हाँ फोन लगाइए। अरे देखता हूँ मैं। वैसे साहब एक मिनट रुको। दोनों नंबर इंगेज आ रहा है। सुनो सुनो, हाँ बोलिए। कल सुबह मेरी बेटी आने वाली है। ये किचन में उस तार में यही लिखा है क्या? हाँ ओ तब तो आपको सो जाना चाहिए साहब, सुबह लेने भी तो जाना होगा। अब नींद कहाँ आएगी? बात तो सही है, नींद कहाँ आएगी? तुम आगे कहाँ जा रहे हो? अब कहानी आगे सुनाने के लिए कुछ खाना होगा साहब। हाँ तो किचन में रखा होगा, खा लो। वही तो देख रहा हूँ, आपका किचन भी कंगाल हो गया आपकी तरह। चीनी चाय पत्ती और अचार ही बाकी है बस। वैसे आपकी बेटी कहाँ रहती है साहब? जमशेदपुर में, टाटा नगर। ओ जमशेदपुर में रहती है। हाँ बाल बच्चे भी होंगे। हाँ है ना, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए ये तो अच्छा हुआ, आपका सूनापन कुछ दिन के लिए दूर हो जाएगा। बड़े शरारती हैं। अब तो काफी बड़े हो गए होंगे। हाँ तो साहब अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो आप शरारत करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। जानते हो, नहीं जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ, बताइए। आते हैं तो धमाल चौकड़ी मचा के रख देते हैं। वाह। एकदम खेलते हैं, जानते हो खेल, वो बन जाते हैं पुलिस और आप बन जाते हैं चोर। हाँ सही कहा तुमने। वैसे गाड़ी कितने बजे की है? 7 बजे की है। तो कोई बात नहीं, तब तक फोन लग ही जाएगा, लगा लीजिए। अरे दोनों नंबर इंगेज डाल रहे। अब इस टेलीग्राम के आने के बाद कहाँ ही आपका नंबर लगने वाला है साहब। मैं तो कहता हूँ मैं एक बार लगा कर देखता हूँ, मेरे हाथ से जरूर लग जाएगा ये फोन। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अब तो डाउट हो रहा है। अब आप ही सोचिए, जब आपसे पुलिस वाले पूछेंगे कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा था, तो आप क्या कहेंगे? 1 बजे। और फिर जब वो पूछेंगे कि चोर को तो हमने 4 बजे पकड़ा, तो आप क्या बताएंगे? आखिर 3 घंटे चोर आपके घर में कर क्या रहा था? ऐसा करो, इधर आओ तुम सामने और अपनी कहानी आगे बढ़ो। अब मेरी कहानी में क्या रखा हुआ है साहब?
अब अगर मेरी कहानी आपने ज्यादा सुन ली, सुनो आपको मेरी मुझसे बेटी, हमदर्दी हो जाएगी। अरे सुनो मेरे भाई, बेटी मेरी सुबह आएगी, ठीक है? हाँ। मैं बेटी से तो बात करता ही रहूंगा, पहले तुम्हारी कहानी सुन लेता हूँ। बताओ आप क्या कह रहे थे? मेरी गवाही और अदालत क्या कह रहा था, बताओ। देखिए, मेरी कहानी अगर आप ऐसे ही सुनते रहें तो आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, फिर इसका असर आपकी सुनवाई पे भी पड़ेगा। नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर, वो फैसला हो चुका है। तब तो सही है साहब। चलो आगे कहानी बताओ। जब फैसला हो ही चुका है तो फिर कहानी सुनकर आप करेंगे? अरे तुम्हारी अधूरी कहानी तो सुनाओ, पूरा करो उसे। क्या सुनाओ साहब, क्या बताऊं आपको कि 3 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई, मेरा बाप किसी और के साथ भाग गया और मुझे छोड़ गया सड़क पर मरने के लिए। क्या सुनाऊं साहब आपको? जब गरीब अपनी कहानी सुनाता है तो लोगों को बस लगता है कि शुरू कर दिया अपना रोना धोना, मेलोड्रामा। कौन बताए इन लोगों को कि जिंदगी कितनी निर्दयी। कौन है वो लोग मेरे पीछे पड़े। तुम्हारे पीछे? मगर क्यों? मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए। लेकिन कौन है वो लोग? मेरा कत्ल करना चाहते हैं। तुम्हारा कत्ल? क्यों? क्योंकि मेरे पास वो है जो आपके पास होना चाहिए। क्या सबूत। सबूत? कौन सा सबूत? वो सबूत जिसके बारे में आप ना ही जाने तो बेहतर है। नहीं नहीं, बताओ तुम मुझे। नहीं साहब, अब बताकर कोई फायदा नहीं है। आप वैसे भी जानना कहाँ चाहते हैं? आपकी आंखें कानून से आगे देख कहाँ पाती है? नहीं बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। 29 मई को एक बस्ती में आग लग जाती है, लेकिन 3 साल पहले से उस बस्ती के एक एक इंच का हिसाब हो रखा है। आग अचानक लगती है, लेकिन बस्ती की कीमत 3 साल पहले से तय हो जाती है। कहां 3000 महीना देकर के रहने वाले लोग उस बेशकीमती जगह की कीमत जानते कहां है, जहां एक एक स्क्वायर फुट 5-5 लाख और 5-5 हजार में बिकते हैं, हजारों और लाखों में बिकते हैं। पूरी बस्ती को धू धू करके जला दिया जाता है। और जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो कुछ शक्तिशाली लोग इस मामले को दबा देना चाहते हैं, लेकिन सच कहां छुपता है साहब? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। अब आगे क्या बताऊं आपको कि कैसे एक पत्रकार ने ढूंढ निकाला आग की असली वजह, कि आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उस आग में 150 लोग मारे गए साहब, 150। आखिर गरीब के जान की कीमत ही क्या होती है साहब? 150 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी साहब। एक चोर चोरी के मकसद से घुसता है एक घर के भीतर, जहां 2 लोगों में बात चल रही है, एक जो उस मकान को जलाने वाला और एक जो जलवाने वाला है। कौन वो? सफेद पोश? हाँ, सफेद पोश। सफेद पोश कहता है काम अच्छा हो गया है, कल इस सुनवाई खत्म हो जाएगी। कुछ दिन रुको, अगर तुरंत काम शुरू करोगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे, मीडिया और अखबार वाले पीछे पड़ जाएंगे। दूसरा कहता है काम तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है? दिक्कत ये हुई है कि आपकी असली वजह लोगों को पता चल जाएगी। आपकी असली वजह कैसे पता चल जाएगी? अगर आपकी असली वजह पता चल गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं मतलब हमें कुछ तो करना होगा। वो क्या है कि एक पत्रकार ने सारी जानकारी निकाल ली है, वो जल्द ही ये सब कुछ अखबार में छापने वाला है। तो कोई बात नहीं, ये अखबार वाले तो पैसे के बल पर बिक जाते हैं। मुंह मांगी कीमत फेंको उसके मुंह पर, देखता हूं कैसे नहीं बिकते हैं वो। और अगर वो नहीं बिकते तो उड़ा दो उसे। किसी को मारना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? फिर क्या होता साहब? मुझसे रहा नहीं गया साहब। मुझे लगा कि इस आदमी को जीना चाहिए साहब। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता साहब? मैं डर गया। मैंने सोचा मैं क्या करूं, ऐसी जानकारी जो मुझे नहीं चाहिए। पर मैं तो वहां चोरी के मकसद से गया था। फिर लगा कि नहीं, अगर वो आदमी मारा गया तो कुछ लोग ही तो है दुनिया में
जो इंसानियत को बचाए रखें, जो अभी भी जानते हैं कि पाप और गुनाह में क्या अंतर है। मैंने सोचा कि उसे बचाना जरूरी है साहब, तो मैं उसके घर पहुंच गया। वही पुरानी झोपड़ी जैसा घर, बिल्कुल आपकी तरह। बिस्तर पे बीवी और बच्चे सो रहे थे और वो आप ही की तरह टहल रहा था। मैंने उससे कहा कि दोस्त, अपनी जान बचा लो। वो लोग तुम्हारे घर आने वाले हैं, उनके सौदे को अपना लो, नहीं तो वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। और उसने ऐसा हंसा होगा और कहा होगा, मुझे जान की कोई परवाह नहीं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं साहब, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ना चाहते हैं। मुझे लगा अगर आज ये जी जाए तो क्या पता कल को कुछ इससे बड़ा काम करे। और उसने मेरी बात नहीं सुनी साहब, उठाया अपना बस्ता और निकल गया ऑफिस की तरफ। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, मैंने उसे लाख समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने सोचा कि इसका पीछा करता हूं। अगर मैं किसी तरह से इसे समझा पाया, या फिर अगर ये अपने ऑफिस पहुंच गया, तब फिर इस खबर को छुपने से कोई नहीं रोक सकता। किसी तरह वो बस अड्डे तक पहुंच जाए। तुमने उससे कहा नहीं कि आज टेक्सास चले जाओ? मैंने कहा साहब, लेकिन ये गरीब मिडिल क्लास लोग मेरी बात सुनते कहां है। उन्हें तो एक एक पाई का हिसाब देना होता है। मेहनत से जो कमाई होती है, एक एक कमाई पर उनकी नजर रहती है। उसने मेरी बात नहीं सुनी। एक आदमी उसके घर पे आया, उसने उससे बात की। मैंने एक अटैची देखी, उस अटैची में शायद रुपए होंगे, लेकिन मैं अच्छे से देख नहीं पाया। जब वो आदमी उससे मिलकर गया, मैं फिर उसके पास गया। मैंने उसे फिर पूरी कहानी बताई, फिर उसे समझाने का कोशिश किया, उसे उसके बीवी बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन वो नहीं माना। फिर किसी तरह मैं उसके पीछे लग गया। सोचा कि अगर ये किसी तरह बस अड्डे चला जाए, बस चढ़ जाए, तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर क्या साहब, बस अड्डे के सामने मैं खड़ा था और बस अड्डे पे वो बस आने ही वाली थी कि पीछे से एक ट्रक आया और उसे कुचलता हुआ, रोकता हुआ एक सैलून में चला गया। उसके साथ साथ 4-5 लोग और मारे गए। उसके हाथ से ब्रीफकेस उछलकर रोड के दूसरी तरफ आ गया। मर गया वो? मैं डर गया था साहब, मुझे भी लगा वो मर गया। मैं भाग कर गया उसे बचाने के लिए। सांसें चल रही थी। आखिरी समय में भी उसने क्या कहा साहब पता है? क्या कहा? कि ये कागज सही हाथों तक पहुंचना जरूरी है। कैसी कागज? ये कागज साहब। तो तुमने सही हाथों में पहुंचा दिया कागज? नहीं साहब, पिछले 2 महीनों से मैं भागता छिपता फिर रहा हूं इस कागजों को लेकर, किसी तरह से सही हाथों तक पहुंचा दूं, पर वो लोग मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ते साहब। फिर एक दिन आपकी सलाह याद आई। सोचा कि हाँ, ये सही तरीका होगा। अब आप ही फैसला कीजिए साहब, क्या आप पाप को चुनना चाहेंगे या गुनाह को? क्या है इसमें? इसमें वो सारी कहानी है साहब, उस आग के जलने से लेकर के उस एक इंच के पिघलने की। आप पुलिस को फोन लगाइए साहब। आप सीधे तो इस कागज को लेकर के कोर्ट में जा नहीं सकते। अगर पुलिस वाले मुझे पकड़ ले और उनके पास से अगर ये कागज बरामद होगा, तो सीधे आपके पास आएंगे साहब, और फिर आप सुनवाई कर सकेंगे। देखता हूं। मैं किचन की तरफ बढ़ रहा हूं साहब, आप चाहें तो अंदर से गेट बंद कर सकते हैं। नॉट रिस्पॉन्ड। अरे यार, अभी भी फोन नहीं लग रहा है क्या साहब? नॉट रिस्पॉन्ड। अब क्या करें साहब? आपके पास कार है, हम लोग कार से थाने जा सकते हैं। नहीं, हमारे साहब, मैं ट्रेन से जाता। आप ट्रेन से ऐसी घड़ी में भी आपको कॉमेडी सुन रही है। कितना समय हो गया हो? सुबह होने को है साहब, अगर जल्द से जल्द ये कागज नहीं पहुंचे पुलिस वालों के पास, तो अंदर घुस आएंगे। काम करो, इसका तुम करना क्या चाहोगे? किसी को चाहोगे?
देखिए, बस 1 घंटे की बात है। अगर ये 1 घंटा पूरा हो गया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। साहब बचाइए, किसी तरह इन कागजों का कोर्ट तक पहुंचना जरूरी है साहब। अरे आपको तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं साहब कि आप पुलिस वालों को फोन लगाइए साहब, कमिश्नर को फोन लगाइए, कलेक्टर को फोन लगाइए, किसी को भी फोन लगाइए, बस फोन लगा दीजिए। ये फोन कहाँ है यार? फोन नहीं लगा है। मैं बोल रहा हूँ साहब, आपके हाथों में ही खराबी है। ट्राई करो। बजिए साहब। कौन है? हाँ हेलो, हाँ कमिश्नर साहब। हाँ बोलिए। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद, बोलिए। हाँ मैं जय किशन सिंह बोल रहा हूँ। आप जल्दी हमारे घर में आइए। 5 मिनट लगेगा। एक चोर हमारे घर में घुसा है। हाँ 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट आते हैं, बस 5 मिनट किसी तरह आप लोग रहिए अपने घर में। 5 मिनट में हमारी पुलिस पहुंच जाएगी। ओके डन। डन। पुलिस आती ही होगी। कितने देर में आइए साहब? बस आएगी 5 मिनट। 5 मिनट में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। एक चाय और हो जाए। आपके घर वाले भी तो आने वाले होंगे साहब। तो साथ में दो एक चाय और हो जाए। ना। ये खुशी आपको केस से ज्यादा अपने परिवार वालों की पड़ी। यही होता है साहब, किसी गरीब की कोई नहीं सुनता। सबको बस अपनी रोटी सेकनी है, अपनी खुशी से मतलब है। एग्जैक्टली सही कहा तुमने। पुलिस को आजाद से बात नहीं पता चली। तुम कौन चोर के ईमानदार? मैं तो ईमानदार हूँ साहब, आप अपना देख लो। बस अभी देखना डोरबेल बजेगा। डोरबेल तो बजेगा साहब, पर आपके दिमाग की खिड़की कब खुलेगी साहब? डोरबेल तो बजते ही। आप ये कैसे देख पाएंगे साहब कि मैं जो सबूत लेकर आया हूँ वो कितनी जरूरी है? आप खुद एक बार देखना भी नहीं चाहते कि इस फाइल के अंदर क्या है? खोल तो लीजिए साहब, खोल के तो देखिए इसके अंदर क्या है। कितनी मेहनत की है उसने, क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या भर रखा है, आपने घर पढ़ता भी नहीं है। सबूत फट जाएंगे तुम। बस समझ गया। हो जाइए साहब। समझ गया तभी से तुम परेशान थे ये सबूत मुझे देने के लिए। आप समझ गए साहब? नहीं समझा। चलो समझ गया। लेकिन मैं आपको भरोसा नहीं कर सकता। अरे क्यों? मैं ईमानदार जज हूँ। आपकी शक्ल से नहीं लग रहा। तो तुम्हें चोर लग रहा हो क्या? नहीं, लेकिन ये कैसे मालूम? देख लो 27 साल से मैं वही ड्रेस पहनता हूँ तो ससुराल से मिला था मुझे। इसके बाद तुम मुझ पर शक कर रहे हो? एक चोर होकर तुम एक जज पर शक कर रहे हो? ये आपकी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सबूत मुझे दे दो बाबू। ये आपकी ईमानदारी के लिए काफी नहीं है साहब। मैं कैसे मान लूं कि आपने इन लोगों से पैसे नहीं खाए ये नाटक करने के लिए? मैं कैसे मान लूं कि आप 2000 में या 500 में नहीं बिके? बात मत करो, ये तो मैं अंदर करवा दूंगा तुम्हें। नहीं साहब, अंदर तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन ये सबूत सही हाथों में लगने चाहिए। अरे तो दे दो, सही हाथ यही रखो। नहीं साहब, इन हाथों में अब वो ईमानदारी की रेखाएं नहीं है साहब। अरे ना रेखा है ना सीमा है ना कोई नहीं, दे दो। इन हाथों की रेखाएं वो 50-50 रुपए कमीशन खा के मिट चुकी है। अब चोर घर से मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा साहब। देखूंगा तुझे मैं मैं तो भीतर जाना चाहता हूँ। साहब, अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो मैं ये सबूत सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के हाथ में दूंगा। मैं जा रहा हूँ किचन के अंदर। आप अगर आके बाहर से गेट बंद कर सकते हैं तो कर लीजिए। गेट तो मैंने बंद कर दिया है। अब आने दो पुलिस को, तब इस चोर को समझ में आएगा। जब जेल की रोटी खाएगा ना तब समझ में आएगा। धन्यवाद।
मैं अरुण नायक जज की भूमिका में, मैं शिवांग चोर की भूमिका में। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जितने भी लोग बैक स्टेज पे थे सभी लोग ऑन स्टेज आ जाए।